पिछले अध्याय 1 इटर्नल कल्टीवेशन। भाई, मुझे वो गेम मिल गया जो तुम चाहते थे। बिस्तर पर लेटे युवक के बगल में खड़ी किशोरी ने भारी उत्साह के साथ कहा। उसका नाम मायरा रायजादा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा हेलमेट था जो देखने में किसी साइकिल हेलमेट जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें साइंस फिक्शन का एक अनोखा टच साफ झलक रहा था। यह 1 पीस हेडसेट था। युवक की आंखें बंद थीं, मानो वह किसी गहरी नींद में खोया हो, लेकिन मायरा अपनी धुन में बोलती रही, लो, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद करती हूँ। वह उस बड़े बिस्तर पर चढ़ गई जिस पर 4 लोगों का पूरा परिवार आराम से सो सकता था। उसने बड़े ही कोमल और ममता भरे हाथों से उसका सिर ऊपर उठाया और वह हेडसेट पहना दिया, जिसे उसने पहले से ही पूरी तरह तैयार कर रखा था। धन्यवाद। जब मायरा ने धीरे से उसका सिर वापस नीचे रख दिया तो युवक के गले से एक सूखी और कर्कश आवाज निकली। मायरा मुस्कुराई और बड़े लाड से उसके बालों को सहलाते हुए बोली, भाई, इस हफ्ते मैं स्कूल के कामों में थोड़ी व्यस्त रहूंगी, लेकिन अगले हफ्ते मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। मैं बाद में वापस आऊंगी, तब तक आप मजे करें। इतना कहकर उसने हेडसेट के किनारे लगे बटन को दबाया और कुछ पल रुककर उस युवक आर्यन रायजादा को उसके हाल पर छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। बटन दबते ही कुछ ही सेकंडों के भीतर रियल वर्ल्ड में आर्यन का शरीर एक गहरी शून्य अवस्था में चला गया। अब उसे अपने कमरे की वह जानी पहचानी खुशबू महसूस नहीं हो रही थी और न ही शरीर पर लदे भारी कंबल का बोझ। इसके बजाय उसे महसूस हुआ कि वह अपने पैरों पर सीधा खड़ा है। एक ऐसा एहसास जिसके लिए वह न जाने कितने वर्षों से तरस रहा था। उसके सामने की दुनिया ज्यादातर काली थी, जैसे बिना तारों वाला रात का अनंत आसमान हो। वह अपने ऊपर तैरते हुए सफेद डिजिट्स को स्पष्ट देख पा रहा था, जो धीरे धीरे नीचे की ओर काउंट डाउन कर रहे थे। 10, 1, 10, 0, 9, 59। मैं देख सकता हूँ, मैं अपने अंगों को महसूस कर सकता हूँ। मैं अब अंधा या अपाहिज नहीं हूँ। इस अकल्पनीय एहसास ने आर्यन को भीतर तक झकझोर दिया। वह भावुक होकर वहीं अंधेरे में अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। आर्यन एक ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसने महज 7 साल की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और 13 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया। पिछले 5 सालों से वह एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता था, लेटे रहने के अलावा कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ। ये एक ऐसा भयावह जीवन था जिसकी कल्पना करना भी किसी सामान्य इंसान के लिए नामुमकिन था, लेकिन आर्यन के लिए, जिसने अपनी आधी जिंदगी रोशनी और हरकत के बिना बिताई थी, उसकी छोटी बहन मायरा ही जीने की एकमात्र उम्मीद थी। मायरा ने बिना किसी शिकायत के हर दिन एक साई की तरह उसका साथ दिया था। तो यह दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसमें 100% इमर्शन मिलता है ना? जब उसने पहली बार अपनी छोटी बहन से इस खेल के बारे में सुना था तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। एक ऐसा खेल जो सीधे इंसान के दिमाग के भीतर चलता है, जिससे व्यक्ति बिना अपना शरीर हिलाए एक पूरी तरह नई दुनिया को जी सकता है। भला कोई सोच सकता था कि इतनी जादुई तकनीक भी मौजूद हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, ये हाईटेक तकनीक इतनी अफोर्डेबल थी कि एक आम परिवार भी इसका सपना देख सकता था। शुरुआत में यह सब एक ख्वाब जैसा था, लेकिन अब इसे खुद अनुभव करते हुए आर्यन के कदम यकीन से भर उठे थे। उसने मन ही मन खुद से मजाक किया, चलो कम से कम यहाँ तो मुझे खुजली मिटाने के लिए मायरा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो मुझे अभी देख लेती तो पक्का मेरा मजाक उड़ाती कि मैं किसी छोटे बच्चे की तरह फिर से चलना सीख रहा हूँ। 2, 19, 2, 18। जैसे जैसे आर्यन अपने अंगों को हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहा था, उल्टी गिनती खत्म होने की ओर बढ़ रही थी। हालांकि सालों बाद हरकत करने की वजह से वह शुरू में कुछ कदम लड़खड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वह अपने शरीर की लय को पहचानने लगा। 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0। इटर्नल कल्टीवेशन गेम में आपका स्वागत है। सिस्टम की सूचना मिलते ही वह काला स्थान बिजली की तरह कौंधा और एक चमकदार सफेद कमरे में तब्दील हो गया। तभी आर्यन के ठीक सामने हवा में एक दरार उभरी, जैसे किसी ने कांच की खिड़की पर पत्थर मारा हो। झटक
चटक चटक। दरार देखते ही देखते इतनी बड़ी हो गई कि उसमें एक वयस्क इंसान समा सके। अचानक वह दरार पूरी तरह टूटकर बिखर गई और उसके पीछे छिपे अंधेरे से एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री बाहर निकली। वह साक्षात किसी दूसरी दुनिया से आई देवी जैसी लग रही थी। आर्यन उसे देखता ही रह गया। उस रहस्यमयी सुंदरी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक बड़ी बारीकी से घूरना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और निर्मल भाव था। वह लाल और सुनहरे रंग के रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई थी और उसकी बनावट अद्वितीय थी। भाई साहब, अगर इस गेम के ग्राफिक्स इतने असली हैं, तो मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जाना चाहूंगा। पर ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मैं कोई म्यूजियम का अजूबा हूँ। परंतु उसकी खूबसूरती के पीछे एक कठोरता छिपी थी। उसकी सुनहरी आंखों में एक राजसी प्रभुत्व था और उसकी आभा से एक ऐसी प्रचंड शक्ति झलक रही थी जो किसी को भी झुकाने के लिए काफी थी। हे मनुष्य, इस पर अपना हाथ रखो। उस सुंदर स्त्री ने किसी शासक की तरह ठंडे और गंभीर स्वर में कहा। उसने हवा से एक क्रिस्टल बॉल निकाली। ठीक है, यह मानते हुए कि वह एक एनपीसी है, आर्यन ने उसके निर्देशों का पालन किया और बिना ज्यादा सोचे अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। पलक झपकते ही उसके भीतर जादुई शब्द चमकने लगे। नाम आर्यन पद वस्त्र, प्रशिक्षु, लेवल 0 कल्टीवेशन, कोई नहीं विरासत, कोई नहीं ब्लड लाइन, कोई नहीं शारीरिक बनावट, सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी रैंक, डिवाइन बॉडी स्ट्रेंथ 34 मेंटल स्ट्रेंथ, 275 सोल स्ट्रेंथ, 1210 बॉडी डिफेंस, 10 सोल डिफेंस, 1121 क्रिस्टल बॉल में चमकते आंकड़ों को देखकर उस सुंदरी का शांत चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी, उसके हाथ कांपने लगे और साथ ही वह क्रिस्टल बॉल भी। और तो और इसकी सोल स्ट्रेंथ एक योद्धा के स्तर की है, जबकि ये केवल एक नॉर्मल इंसान है और इसने अब तक कोई साधना नहीं की है। नहीं, ये ताकत तो इसके शरीर के सामने कुछ भी नहीं है। उस खूबसूरत हसीना को शायद अपने जीवन में इससे बड़ा सदमा कभी नहीं लगा था। क्या कुछ गड़बड़ है? आर्यन ने उसकी चुप्पी और बढ़ती उत्तेजना को देखकर पूछा। उस सुंदरी ने अपना सिर उठाया और आर्यन की आंखों में झांकते हुए मन ही मन सोचने लगी, मुझे इसे हर हाल में अपने गुट में शामिल करना होगा, इससे पहले कि दुनिया की नजर इस पर पड़े। तुम्हारा नाम क्या है? उसने भारी आवाज में पूछा। आप मुझे आर्यन कह सकते हैं। यह निशानी लो और अगली मुलाकात तक इसे अपने पास सुरक्षित रखो। उस सुंदरी ने अचानक हवा से एक जेड पेंडेंट निकाला और उसे आर्यन की ओर उछाल दिया। मेरे पास यहाँ ज्यादा समय नहीं बचा है, ध्यान रखना कि ये खो न जाए, फिर मिलेंगे। रुको, मुझे कुछ पूछना है। इससे पहले कि आर्यन अपना सवाल पूरा करता, वह रहस्यमयी सुंदरी वापस उसी दरार में समा गई और वह छेद हवा में विलीन हो गया। वाकई ये बहुत ही अजीब एनपीसी थी। अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन ने उस खाली जगह को हैरानी से देखा। चरित्र मूल्यांकन पूर्ण हो गया है। 10 सेकंड में टेलीपोर्टेशन होगा। 0, 2, 0, 1। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसके सिर में एक हल्की सी टीस उठी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक विशाल मंच पर खड़ा पाया। चारों ओर सफेद वस्त्रों में सैकड़ों हजारों लोग जमा थे। यह इटर्नल कल्टीवेशन है आज का दिलचस्प सवाल। वह रहस्यमयी सुंदरी आखिर कौन थी जिसने आर्यन को देखते ही अपना सबसे कीमती पेंडेंट उसे सौंप दिया? आर्यन का डायलॉग। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। पाठकों के लिए विशेष संदेश। अगर आपको आर्यन का यह सफर और उसकी नई शक्तियां रोमांचक लग रही हैं, तो इस कहानी को 5 स्टार रेटिंग और अपना कीमती कमेंट देना न भूलें। आपकी एक रेटिंग हमें और भी बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है। विशेष सूचना, कहानी के अगले अपडेट्स और चर्चा के लिए आप टेलीग्राम पर इस कहानी का नाम सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तोड़ 2, डिवाइन बॉडी बादलों के ऊपर अंतहीन आकाश में तैरते हुए विशाल पहाड़ों और उन पहाड़ों की चोटियों पर बने अद्भुत घरों को देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह दृश्य किसी कल्पना से भी परे था। स्वागत है मनुष्य, मैं बुजुर्ग कश्यप हूँ
और मेरा दायित्व है कि आप सब इस स्थान को छोड़कर इस विशाल संसार में अपनी रोमांचक यात्रा पर निकलने से पहले यहाँ अपने उद्देश्य को लेकर दृढ़ निश्चय कर लें। नीले रेशमी वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक अपनी बुलंद और प्रभावशाली आवाज में सबका अभिवादन किया। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों की गर्दनें खुद ऊपर की ओर उठ गईं। वह उड़ रहा है, वह सचमुच उस तलवार पर खड़े होकर हवा में उड़ रहा है। लोगों के बीच हैरानी भरी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। यह देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बुजुर्ग कश्यप के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वे बोले, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इस दुनिया के बारे में समझा दूं। साधना यानी कल्टीवेशन की इस अनोखी दुनिया के बारे में। वे आगे बोले, सबसे पहले यह देवलोक है और हम वर्तमान में वज्रगिरी पहाड़ पर खड़े हैं। यहाँ लाए जाने से पहले आप सभी को हमारी दुनिया के एक प्रतिनिधि से मिलना चाहिए था, जिसने आपका मूल्यांकन किया था। वही आपकी स्टेटस यानी चरित्र स्थिति है, जो आपके बारे में लगभग हर राज खोल देती है। हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे। इस दुनिया में शक्ति के 5 मुख्य पद हैं: प्रशिक्षु, योद्धा, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और लॉर्ड। और याद रहे, हर पद के भीतर कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। बुजुर्ग कश्यप की आंखें चमक रही थीं। इस दुनिया में मनुष्य और राक्षस स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए अपने शरीर और मन को विकसित करते हैं, जिससे उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। हम ऐसे लोगों को साधक कहते हैं। आपकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, इस दुनिया में आप उतने ही शक्तिशाली और पूजनीय होंगे। जहाँ तक ब्लड लाइन और विरासत की बात है, वे विशेष गुण हैं जो आपकी किस्मत के आधार पर बाद में प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन शारीरिक क्षमता वह हर किसी के पास जन्मजात होती है। वह कितनी शक्तिशाली है, यही आपका भविष्य तय करेगी। इतना कहते ही बुजुर्ग कश्यप ने अपनी लंबी आस्तीनें हवा में लहराई और हजारों पेंडेंट जुगनुओं की तरह उड़ते हुए लोगों की ओर बढ़ गए। इसे अपने विचारों से सक्रिय करो। बुजुर्ग कश्यप का आदेश गूंजा। भीड़ ने तुरंत निर्देशों का पालन किया और अगले ही पल पूरे मैदान में जयकारों का शोर मच गया। इसमें लिखा है कि मेरा शरीर पृथ्वी के स्तर का है। इसका क्या मतलब है? एक युवक चिल्लाया। बुजुर्ग कश्यप ने उस युवक की ओर देखा और बोले, पृथ्वी स्तरीय शारीरिक क्षमता के साथ जन्म लेने की संभावना 10,000 में महज 1 की होती है। बधाई हो, तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। वरिष्ठ शारीरिक बनावट के कुल कितने स्तर होते हैं? किसी और ने उत्सुकता से पूछा। शारीरिक बनावट के क्रम में नॉर्मल, पृथ्वी, स्वर्ग और अंत में दिव्य शामिल है। तभी एक और सवाल आया। बुजुर्ग, नॉर्मल श्रेणी की शारीरिक क्षमता का क्या अर्थ है और इन श्रेणियों में मुख्य अंतर क्या है? बुजुर्ग कश्यप कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोले, नॉर्मल शरीर होने का मतलब है कि आप साधारण हैं, लेकिन पृथ्वी शरीर का अर्थ है कि आप जन्मजात प्रतिभाशाली हैं। अंतर बहुत ही कड़वा लेकिन स्पष्ट है। आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों से हीन हैं जिनका शरीर आपसे बेहतर है। आप जितने अधिक प्रतिभाशाली होंगे, एक साधक के रूप में आपका सफर उतना ही आसान और तेज होगा। उनके इन शब्दों ने कई लोगों के चेहरों पर मायूसी फैला दी, खासकर उनके जिनके पेंडेंट पर नॉर्मल लिखा था। क्या हमारे शरीर को बदला जा सकता है? एक हताश आवाज आई। कायाकल्प किया जा सकता है, लेकिन वह प्रक्रिया इतनी लंबी और दर्दनाक होती है कि ज्यादातर लोग अपनी किस्मत को ही स्वीकार कर लेते हैं। बुजुर्ग के इस जवाब ने उन साधारण लोगों को थोड़ी राहत तो दी, पर दर्द का एहसास भी करा दिया। क्या यहाँ किसी के पास दिव्य श्रेणी की काया है? बुजुर्ग कश्यप की आंखों में एक उम्मीद की चमक जागी, लेकिन जब किसी ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। दिव्य शारीरिक शक्ति की संभावना 1 करोड़ में 1 होती है। एक ऐसा विलक्षण योद्धा जिसका कोई सानी नहीं होता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महज 1000 लोगों में ऐसा कोई दिव्य पुरुष मौजूद न हो। उन्होंने मन ही मन अपना सिर हिलाया। बुजुर्ग, मेरा शरीर स्वर्ग के स्तर का है। अचानक एक आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी और सबकी नजरें उस ओर घूम गईं। ओह,
स्वर्ग जैसी शारीरिक बनावट 10 लाख में से किसी एक भाग्यशाली को मिलती है। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो, युवा प्रतिभाशाली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विराज ओबेरॉय है। उस सुंदर युवक ने उत्तर दिया। विराज ओबेरॉय? क्या यह रॉयल एंटरटेनमेंट के सीईओ वीरेंद्र ओबेरॉय का बड़ा बेटा नहीं है? भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उस चेहरे को पहचान लिया, जो खेल में भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा असल जिंदगी में। बुजुर्ग कश्यप ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें उस प्रतिनिधि से कुछ प्राप्त हुआ जिसने तुम्हारा मूल्यांकन किया था? हाँ, मुझे यह थैली मिली थी, विराज ने गर्व से जवाब दिया। अद्भुत, यह सामान रखने की थैली है। इसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हारी साधना के सफर में बहुत काम आएंगी। याद रहे, इसका इस्तेमाल केवल साधक ही कर सकते हैं। साथ ही अगर तुम उस प्रतिनिधि से दोबारा मिल सको तो वे तुम्हें अपनी एकेडमी में एक मुख्य शिष्य के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। एकेडमी? क्या आपका मतलब बड़े संघों से है? एक एकेडमी वह पवित्र स्थान है जहां गुरु अपने शिष्यों को शक्तिशाली साधक बनाते हैं, साधकों का एक मंदिर। बुजुर्ग कश्यप ने संक्षेप में समझाया। क्या और किसी के पास स्वर्गिक शरीर नहीं है? कुछ पलों की खामोशी के बाद बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। अफसोस की बात है कि हजारों में सिर्फ एक ही ऐसा है जिस पर दांव लगाया जा सकता है। आप सभी के जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल है। इस दुनिया में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ताकत, रुतबा, दौलत या आकर्षण? बताओ दूसरी दुनिया के इंसानों। भीड़ से शोर उठा। मुझे शक्ति चाहिए, मैं मशहूर होना चाहता हूँ, मुझे बेहिसाब दौलत चाहिए। लोगों की इच्छाएं सुनकर बुजुर्ग कश्यप मुस्कुराए। साहस, इस दुनिया में जीवित रहने के लिए शक्ति ही एकमात्र सत्य है। यहाँ सिर्फ बलवान ही निर्बल पर राज करता है। जब आप बलवान होंगे तो धन, प्रसिद्धि और सम्मान खुद आपके कदमों में होंगे। मेरी बात याद रखना, यह दुनिया कमजोरों को नीचा देखती है और सिर्फ ताकतवर का सम्मान करती है। शक्ति ही सब कुछ है। उनकी आंखों की चमक अचानक तीखी हो गई, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे विचार से इस दुनिया में सबसे अधिक शक्ति किसके पास है? साधकों के पास। हम साधक शक्ति और सम्मान के प्रतीक हैं। हम ही इस दुनिया के असली शासक हैं। बुजुर्ग, मैं साधक कैसे बनूं? किसी ने पूछा। बुजुर्ग कश्यप मुस्कुराए और अपनी आस्तीनें लहराई। हजारों चमकते हुए गोले अचानक हवा में प्रकट हुए और लोगों के माथे से टकराकर उनके दिमाग में समा गए। आपने स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्प्शन तकनीक सीख ली है। रैंक प्रशिक्षु लेवल 0, लेवल 1। डिटेल, प्रति सेकंड एक स्पिरिचुअल एनर्जी अवशोषित करता है। यह शरीर को परिष्कृत प्राण शक्ति में बदलने के लिए तैयार करती है। केवल पद्मासन में बैठने पर ही सक्रिय होता है। मैंने आप सभी को साधना की बुनियादी विधि बता दी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप एक महान साधक बनना चाहते हैं या एक नॉर्मल इंसान बने रहना चाहते हैं। उन्होंने फिर से इशारा किया और 4 विशाल पोर्टल प्रकट हुए। प्रत्येक द्वार एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ये पोर्टल आपको 4 महान महाद्वीपों में से किसी एक अनजान स्थान पर छोड़ देगा। आप कहाँ उतरेंगे यह पूरी तरह आपके भाग्य पर निर्भर है। अब यहाँ से विदा लो। मैंने अपना कीमती समय तुम जैसे इंसानों के लिए बहुत खर्च कर दिया है। अपनी यात्रा के दौरान तुम खुद इस दुनिया को समझ जाओगे। एक आखिरी बार आस्तीन लहराते ही हजारों लोग किसी चुंबक की तरह पोर्टल की ओर खींचने लगे। आहा! मैदान चीखों से गूंज उठा और देखते ही देखते सब गायब हो गए। पोर्टल के भीतर से गुजरने के बाद आर्यन को फिर से हल्का चक्कर महसूस हुआ। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने और अनजान जंगल के बीच पाया। कौन सी जगह है? क्या यहाँ कोई मैप है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं? अचानक उसके सामने 4 विशाल महाद्वीपों वाला एक पारदर्शी नक्शा प्रकट हुआ। समझ लो, नक्शे से उसे बस इतना ही पता चल पाया, बाकी सब कुछ धुंधला था। आर्यन ने जगमगाते आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। मैं उन बुजुर्ग से अपने शरीर के बारे में नहीं पूछ सका। उन्होंने कहा था कि शरीर सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल, पृथ्वी, स्वर्ग और दिव्य। तो फिर मेरा शरीर इन चारों की परिभाषा में क्यों नहीं आता? क्या मेरा वजूद
कुछ ज्यादा ही विशेष है। उसने अपने पास मौजूद जानकारी विंडो को फिर से खोला, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी, रैंक डिवाइन। आज का दिलचस्प सवाल दोस्तों, आर्यन के पास वो डिवाइन बॉडी है जो उसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बना सकती है, लेकिन क्या वह विराज ओबेरॉय जैसे शक्तिशाली और रईस खिलाड़ियों की नजरों से बच पाएगा? और वह रहस्यमयी सुंदरी आखिर कौन थी जिसने आर्यन को देखते ही अपना सबसे कीमती पेंडेंट उसे सौंप दिया? आर्यन का आखिरी डायलॉग, दुनिया के लिए मैं शायद सिर्फ एक अपाहिज लड़का था, लेकिन देवलोक के लिए मैं वो तूफान हूँ जो सब कुछ बदल देगा। पाठकों के लिए विशेष संदेश, अगर आपको आर्यन का यह सफर और उसकी नई शक्तियां रोमांचक लग रही हैं, तो इस कहानी को 5 स्टार रेटिंग और अपना कीमती कमेंट देना न भूलें। आपकी एक रेटिंग हमें और भी बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है। विशेष सूचना, कहानी के अगले अपडेट्स और चर्चा के लिए आप टेलीग्राम पर इस कहानी का नाम सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अध्याय 3, मिस्टीरियस लिटिल गर्ल कैरेक्टर स्टेटस। आर्यन ने उस रहस्यमयी पेंडेंट की तरह ही अपने मन के माध्यम से सिस्टम कमांड को सक्रिय किया। अचानक उसके सामने एक पारदर्शी विंडो खुल गई। नाम आर्यन, रैंक प्रशिक्षु, लेवल 0 कल्टीवेशन, कोई नहीं विरासत, कोई नहीं ब्लड लाइन, कोई नहीं शारीरिक बनावट, सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी रैंक, डिवाइन बॉडी स्ट्रेंथ 34 मेंटल स्ट्रेंथ, 275 स्पिरिचुअल ऑरा स्ट्रेंथ, 1210 बॉडी डिफेंस, 10 सोल डिफेंस, 1121 से आंकड़े आखिर क्या करते हैं? वह काफी देर तक सोचता रहा, पर अफसोस बिना किसी मार्गदर्शक के उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस खेल के निर्माताओं के अनुसार यहाँ कोई गाइड या मैनुअल नहीं होगा। हम खिलाड़ियों को इस दुनिया के बारे में खुद ही सीखना पड़ेगा। इस तरह के खेलों में लेवलिंग सिस्टम तो होना चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बार कहाँ है? मेरा लेवल क्या है? ये खेल खेलने से ज्यादा असलियत जैसा लग रहा है। आर्यन ने अपने हाथों को खोला और फिर जोर से एक मजबूत मुट्ठी बनाई। धमाक! अचानक उसने अपनी ताकत आजमाने के लिए पास के एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मारा। बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन दर्द से कराह उठा। क्या दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि यह गेम मेरे दिमाग को सीधे दर्द के संकेत भेज रहा है? उसे लग रहा है कि मैं सचमुच किसी पेड़ से टकरा रहा हूँ। यह वाकई डरावना है। अगर यहाँ उसे किसी ने तलवार से वार कर दिया तो कैसा महसूस होगा? वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। माफ कीजिए, वह भाई जो वहाँ है। अचानक आर्यन के पीछे से एक बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज आई, जिससे उसने तुरंत अपना सिर घुमाया। हाँ, उसके ठीक पीछे लाल रंग के वस्त्र पहने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 10 साल लग रही थी। उसने अपने एक हाथ में लाल गेंद और दूसरे हाथ में एक पुरानी किताब पकड़ रखी थी। ये बिना कोई आवाज किए मेरे इतने करीब कैसे आ गई? मुझे तो इसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चला। और इतनी छोटी लड़की यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है? शायद पास कोई शहर हो। आर्यन की उत्सुकता बढ़ गई। क्या तुम एक एनपीसी हो या एक खिलाड़ी? उसने उससे पूछा। बच्ची ने उलझन भरे भाव से अपना सिर एक तरफ झुकाया। एनपीसी, खिलाड़ी? नव्या तो नव्या ही है। छोटी बच्ची ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। तो तुम्हारा नाम नव्या है ना? मेरा नाम आर्यन है। भाई, आर्यन यहाँ कैसे आ गए? नव्या ने अचानक अपनी चमकती निगाहों से उससे पूछा, मानो वह अपने जीवन में पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति को देख रही हो। अंदर आ सकते हैं, हम तो बाहर जंगल में हैं, है ना? नव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, भाई, हम मेरे परिवार के बगीचे के अंदर हैं। क्या बगीचा? आर्यन उसके जवाब पर दंग रह गया। यह पूरा जंगल तुम्हारा बगीचा है। नव्या ने फिर से मासूमियत से सिर हिलाया। अगर जंगल जैसी दिखने वाली यह विशाल जगह उसके परिवार का बगीचा है, तो उनका घर कितना बड़ा और आलीशान रहा होगा। आर्यन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि ये बात अविश्वसनीय लग रही थी, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया कि नव्या जैसी नन्ही बच्ची यहाँ अकेले क्यों घूम रही थी। माफ करना नव्या, मैं यहाँ दखल दे रहा हूँ, लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ पहुँचा दिया है। उसने थोड़े अजीब लहजे में अपनी बात समझाने की कोशिश की।
मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बाहर जाने का रास्ता बता सकती हो? लेकिन आर्यन की उम्मीदों के विपरीत नव्या ने अपना सिर हिला दिया। भाई आर्यन, जब आप यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों ना आप नव्या के साथ खेलें? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? आर्यन को ऐसी विनती की उम्मीद नहीं थी। नव्या हमेशा अकेली रहती है और खुद से खेलना उसे बहुत बोरिंग लगता है। उसने उदासी से कहा, तुम्हारा परिवार कैसा है? वे तुम्हारे साथ नहीं खेलते? वे हमेशा व्यस्त रहते हैं और नव्या के साथ खेल नहीं सकते? क्या ऐसा है? आर्यन को उस पर तरस आ गया। वह खुद भी अकेलेपन के दर्द को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह समझ पा रहा था कि नव्या को कैसा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ खेलेगा। उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। अपनी बीमारी के कारण वह बचपन में अपनी बहन मायरा के साथ कभी खेल नहीं पाया था, इसलिए उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा कि अगर वह स्वस्थ पैदा हुआ होता तो उसका बचपन कैसा होता। सच में आप नव्या के साथ खेलेंगे? नव्या की आंखें आकाश के नन्हे तारों की तरह चमक उठी। उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि वह किसी भी कठोर दिल इंसान को पिघला सकता था। हम बताओ नव्या, तुम क्या खेलना चाहती हो? नव्या आपको गेंद फेंकेगी और आप उसे वापस फेंक देना, ठीक है? नव्या ने अपनी किताब नीचे रख दी और उसे अपनी लाल गेंद दिखाई। मुझे थोड़ी दूरी बनाने दो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और बिना किसी देरी के दोनों ने गेंद फेंककर खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उस शांत जंगल में एक छोटी लड़की की खिलखिलाती हंसी गूंजने लगी। जहाँ आर्यन एक रहस्यमयी छोटी लड़की का दिल बहलाने में अपना समय बिता रहा था, वहीं दुनिया के अन्य खिलाड़ी खुद को मजबूत करने के लिए कल्टीवेशन में जुटे थे। हर कोई इस नई दुनिया में दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगा था। मिनट देखते ही देखते घंटों में बदल गए और आर्यन नव्या के साथ खेलता रहा। इस नन्ही बच्ची में कितनी जबरदस्त सहन शक्ति है। हम घंटों से गेंद इधर उधर फेंक रहे हैं, फिर भी इसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं है। इसके छोटे से शरीर पर थकान का कोई निशान नहीं। आर्यन कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका अपना पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ भाई आर्यन, आप ठीक नहीं लग रहे? क्या आप बीमार हैं? नव्या के मासूम शब्दों ने आर्यन के स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंचाई। नहीं, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ, उसने हांफते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नव्या ने गेंद फेंकना बंद कर दिया। तो फिर क्या हम दोबारा शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करना चाहेंगे? तुम अब भी खेलना चाहती हो? हाँ, उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी देर सुस्ता लेने दो। वह पास के एक पेड़ की छांव में बैठ गया और नव्या भी उसके पीछे पीछे आकर उसके बगल में बैठ गई। भाई आर्यन कहाँ से आए हैं? नव्या ने पूछा। मैं पृथ्वी नामक एक बहुत ही दूर स्थान से आया हूँ। धरती? नव्या की चमकती आंखों को देखकर आर्यन मुस्कुराया। क्या तुम मेरे वतन के बारे में सुनना चाहती हो? हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी मेरे पास वहाँ की बहुत सी यादें हैं। हाँ, मैं इस पृथ्वी के बारे में कहानियां सुनना चाहता हूँ। तो फिर सुनो। आर्यन ने नव्या को अपने बचपन के किस्से सुनाना शुरू किया और नव्या जल्दी ही उसकी कहानियों में पूरी तरह खो गई। 1 घंटे तक लगातार कहानियां सुनाने के बाद नव्या ने अपनी किताब खोली और बोली। क्योंकि भाई आर्यन ने नव्या के साथ खेला और उसे कहानियां भी सुनाई, इसलिए नव्या भी आपको एक कहानी सुनाएगी। ये नव्या की ओर से आपके लिए एक आभार है भाई आर्यन। आर्यन ने मना नहीं किया और शांति से सुनने लगा। लेकिन जब नव्या ने किताब पढ़ना शुरू किया तो वह दंग रह गया। उसे उसका एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। वह किसी कहानी से ज्यादा कोई प्राचीन मंत्रोच्चार जैसा लग रहा था। लेकिन वह नव्या का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वह सुनता रहा। जल्द ही अनजाने में ही उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे एक अनोखा सुकून महसूस होने लगा, जैसे वह किसी सम्मोहन का अनुभव कर रहा हो। नव्या का वह विचित्र मंत्रोच्चार अब आर्यन के लिए बेमतलब नहीं रहा। उसे अब वे शब्द समझ आने लगे थे। ऐसी ब्रह्मांडीय जानकारी उसके दिमाग में उतर रही थी जिसके बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था। यह सिलसिला पूरे 1 घंटे तक चला। फिर अचानक एक तीखी सिस्टम आवाज ने आर्यन को उसकी ध्यान मग्न अवस्था से जगा दिया।
आपने हेवेंस सीक्रेट आर्ट सीख ली है। हेवेंस सीक्रेट आर्ट। तभी आर्यन के सामने एक नई तकनीक की विंडो खुली। नाम स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन तकनीक लेवल। एक डिटेल प्रति सेकेंड एक स्पिरिचुअल एनर्जी अवशोषित करती है। यह शरीर को परिष्कृत प्राण शक्ति में बदलने के लिए तैयार करती है। आर्यन की धीमी आवाज सुनकर नव्या धीरे से मुस्कुरा दी और अचानक सभी खिलाड़ियों के देखने के लिए देवलोक के आकाश के ऊपर एक भव्य सिस्टम नोटिस प्रकट हुआ। खिलाड़ी आर्यन ने दिव्य श्रेणी का कौशल सीखने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। बधाई हो। आज का दिलचस्प सवाल। दोस्तों, आर्यन ने अनजाने में वह रहस्यमयी विद्या सीख ली है जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। पर क्या होगा जब देवलोक की बड़ी बड़ी एकेडमी और विराज ओबेरॉय जैसे रईस खिलाड़ियों को इस सिस्टम नोटिस का पता चलेगा? पाठकों के लिए विशेष संदेश। अगर आपको आर्यन और नव्या की यह अनोखी बॉन्डिंग पसंद आई तो इस कहानी को 5 स्टार रेटिंग और अपना कीमती कमेंट जरूर दें। विशेष सूचना, कहानी के अगले अपडेट्स और चर्चा के लिए आप टेलीग्राम पर इस कहानी का नाम सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एपिसोड 4 बिकमिंग अ कल्टिवेटर क्या हुआ भाई आर्यन? नव्या ने पूछा, जो आर्यन को आकाश की ओर देखते हुए पत्थर की तरह स्तब्ध खड़ा देख रही थी। ओह, वह घोषणा। आर्यन ने आकाश में चमकते उन सुनहरे शब्दों की ओर इशारा किया जो उसकी महान उपलब्धि का ढिंडोरा पीट रहे थे। लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नव्या ने अपनी मासूमियत से जवाब दिया। हम? क्या तुम्हें आकाश में लिखे शब्द दिखाई नहीं दे रहे? आर्यन हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, शायद एनएफपीसी गेम की इन सूचनाओं को नहीं देख सकते। आर्यन ने अपनी नई शक्तियों को गहराई से समझने के लिए एक बार फिर अपना कैरेक्टर स्टेटस सक्रिय किया। हेवेंस सीक्रेट आर्ट रैंक दिव्य लेवल 1 डिटेल। हेवेंस सीक्रेट आर्ट के 9 दिव्य चरण है। प्रत्येक नया चरण एक नई क्षमता को अनलॉक करेगा। हेवेंस स्पिरिचुअल कंज्यूमिंग तकनीक। हेवेंस सीक्रेट आर्ट का पहला चरण। रैंक दिव्य लेवल 1 डिटेल प्रति सेकंड 5 स्पिरिचुअल एनर्जी अवशोषित करता है। केवल पद्मासन में बैठने पर ही सक्रिय होता है। नव्या, ये स्पिरिचुअल एनर्जी आखिर क्या है? आर्यन ने नव्या से पूछने का फैसला किया क्योंकि उसे यकीन था कि नव्या को इस दुनिया का गहरा ज्ञान है। आध्यात्मिक शक्ति इस दुनिया का सार है भाई। लोग इसका उपयोग साधना यानी कल्टीवेशन के लिए करते हैं। कल्टीवेशन है ना? उस बुजुर्ग कश्यप ने भी यही कहा था। चलो इसे आजमाते हैं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पद्मासन में बैठकर अपनी नई तकनीक को सक्रिय किया। डिंग! आपने पहली बार कल्टीवेशन शुरू किया है जिससे आपको अनुभव प्राप्त होगा। 5-5 हजार, 10-5 हजार, 15-5 हजार। साधना करने के हर 1 सेकंड के साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 5 गुना बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने अपनी दिव्य रैंक की तकनीक को सक्रिय किया, उसकी सांसें अपने आप शांत और लयबद्ध हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर तरोताजा हो रहा है, मानो उसके शरीर का एक एक रोम सांस ले रहा हो। महज कुछ ही मिनटों के भीतर आर्यन को अपने शरीर में एक अनोखी ठंडक का एहसास हुआ, मानो किसी चिलचिलाती गर्मी में उसे ठंडे पानी के कुंड में उतार दिया गया हो। आपने अपने नश्वर बंधनों को तोड़कर स्पिरिचुअल अप्रेंटिस बनने में सफलता प्राप्त कर ली है। सभी आंकड़े 100। क्या मुझे बस यहाँ बैठकर अभ्यास करना है ताकि मैं इस गेम में और मजबूत बन सकूं? ये तो काफी उबाऊ है, आर्यन ने अनमने ढंग से सोचा। लेकिन यह एहसास वाकई बहुत सुखद है, जैसे मैं किसी गर्म पानी के टब में आराम कर रहा हूँ। कैरेक्टर स्टेटस नाम आर्यन कल्टीवेशन। प्रथम स्तर का स्पिरिचुअल अप्रेंटिस रैंक। प्रशिक्षु लेवल 1 विरासत कोई नहीं। ब्लड लाइन कोई नहीं। शारीरिक बनावट सेलेस्टियल डिवाइन बॉडी रैंक। डिवाइन बॉडी स्ट्रेंथ 134 मेंटल स्ट्रेंथ 375 सोल स्ट्रेंथ 1310 बॉडी डिफेंस 110 सोल डिफेंस 1221 साधक बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई भाई आर्यन। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है नव्या, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तो चलिए खेलना जारी रखें। वह अपनी गेंद लिए खड़ी हो गई। आर्यन के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आई।
लेकिन उसने मना नहीं किया। उसे आश्चर्य हुआ कि साधक बनते ही उसकी सारी थकान गायब हो गई थी। कल्टीवेशन के साथ उसने अपनी सारी ऊर्जा पूरी तरह से वापस पा ली थी। दोनों ने दोबारा खेलना शुरू किया और इस बार गेंद फेंकने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। इसी बीच इटर्नल कल्टीवेशन की पहली विश्वव्यापी घोषणा ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। असली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और शक्तिशाली ताकतों ने आर्यन नामक इस खिलाड़ी की असली पहचान जानने की उम्मीद में छानबीन शुरू कर दी। हालांकि गेम की कड़ी प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से यह नामुमकिन था। कल्टीवेशन ऑनलाइन में खिलाड़ी का नाम तब तक कोई नहीं देख सकता था जब तक वह खुद अनुमति न दे। लोगों को जल्द ही एहसास हो गया कि जब तक आर्यन खुद सामने नहीं आता वह एक रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन इंटरनेट और गेमिंग फोरम्स पर लोग उसकी जानकारी के लिए असली पैसे लुटाने लगे। आज के दौर में एक प्रोफेशनल गेमर होना किसी बड़ी फिल्मी हस्ती होने से भी ज्यादा सम्मान की बात थी। कुछ पेशेवर गेमर तो सिर्फ गेम खेलकर ही हर महीने लाखों की कमाई कर रहे थे। कुछ घंटों तक बिना पसीना बहाए गेंद फेंकने के बाद आर्यन अचानक रुक गया। क्या हुआ भाई, क्या आप फिर से थक गए? नव्या ने पूछा। मेरी बहन मुझे बुला रही है, खाने का समय हो गया है, आर्यन ने उदासी से कहा। उसे वह रंगीन दुनिया छोड़ने का मन नहीं था जहां उसका शरीर लाचार नहीं था। आप जा रहे हैं? नव्या का चेहरा एकदम उतर गया। नव्या को अकेला मत छोड़ो। वह लगभग रोने ही वाली थी। उसे डर था कि आर्यन एक बार गया तो शायद कभी वापस नहीं आएगा। आर्यन ने प्यार से नव्या के सिर पर हाथ फेरा। मैं वादा करता हूँ नव्या, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आपका वादा? अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मैं 10,000 सुइयां निगल लूंगा। आर्यन ने हंसते हुए कसम खाई। नव्या मान गई और उसी पेड़ के पास बैठकर इंतजार करने लगी। लॉग ऑफ! आर्यन की दृष्टि धुंधली हो गई और अंगों की गर्माहट गायब हो गई। अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया। भाई, खेल कैसा रहा? उसकी बहन मायरा की आवाज बगल में गूंजी। यह मजेदार था, आर्यन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, पर मन ही मन वह उस रंगीन दुनिया को खोने से दुखी था। आज रात के खाने में क्या है? आर्यन ने पूछा। चिकन सूप। मायरा ने उसे उठने में मदद की और चम्मच से सूप पिलाने लगी। कमरा एकदम शांत था। सूप पीने के बाद मायरा गर्म पानी और तौलिया लेकर आई। माफ करना भाई, पर मुझे सफाई करनी होगी, उसने आर्यन के कपड़े बदलते हुए कहा। मायरा, मुझे माफ कर दो। आर्यन की आवाज भर्रा गई। वह अपनी लाचारी पर दुखी था। अब तुम क्या कह रहे हो भाई? तुम अजीब बातें कर रहे हो। मायरा ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया। जब तुम एक दिन ठीक हो जाओगे तब मेरा सारा एहसान चुका देना। आर्यन के दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? लो भाई, अब तुम बिल्कुल साफ हो। तुम्हारी वह प्यारी सी चीज भी? हाँ हाँ, मायरा ने शरारत से उसे चिढ़ाया। अरे तुम छोटी, मेरे शरीर के साथ मत खेलो क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अरे मैंने तो कुछ छुआ भी नहीं। मायरा खिलखिलाकर हंसी। आर्यन ने धीरे से कहा, मायरा शुक्रिया, मैं एक दिन तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मैं सुबह आऊंगी, सो जाओ। अरे क्या तुम जाने से पहले हेडसेट वापस पहना सकती हो? मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें इसकी लत लग जाएगी? नींद का क्या होगा? मायरा ने पूछा। गेम खेलना भी तो सोने जैसा ही है ना? आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया। सिर्फ आज रात के लिए, ठीक है? मायरा ने अंततः हेडसेट वापस पहना दिया। भाई आर्यन, आप सचमुच वापस आ गए? नव्या उसे अचानक सामने देख खुशी से झूम उठी। मैंने वादा किया था नव्या, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब रात के तारे निकल आए हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? नव्या ने पूछा। खेल खेलो, आर्यन ने बड़े उत्साह से जवाब दिया। आज का दिलचस्प सवाल। दोस्तों, आर्यन गेम की दुनिया में तो एक लेजेंड बनता जा रहा है, पर असली दुनिया में वह आज भी एक सूप के कटोरे और अपनी बहन की मदद पर निर्भर है। क्या इटर्नल कल्टीवेशन की शक्तियाँ कभी असली दुनिया में आर्यन का साथ देंगी? और वह रहस्यमयी नव्या आखिर कौन है जिसका बगीचा एक विशाल जंगल है? पाठकों के लिए विशेष संदेश। अगर आर्यन का अपनी बहन के प्रति प्यार और नव्या के साथ उसका ये अनोखा बंधन आपका दिल छू गया तो कहानी को 5 स्टार रेटिंग और अपना कीमती कमेंट देना न भूले।
आपकी एक रेटिंग हमें और भी बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है। एपिसोड 5, हिडन क्वेस्ट आर्यन। पूरी रात बेफिक्र होकर नव्या के साथ खेलता रहा। वहीं बाकी खिलाड़ी या तो खुद को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ रहे थे या फिर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए थे। खिलाड़ी अपनी इस नई असाधारण शक्ति के आदी हो गए, जिससे वे केवल मुट्ठियों से चट्टानों को तोड़ सकते थे और कई मीटर दूर तक छलांग लगा सकते थे। इससे उन्हें श्रेष्ठता का एहसास हुआ और उन्हें अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होने लगा। हालांकि वास्तविक दुनिया में एक लाचार और दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए आर्यन को अपना सारा समय नव्या के साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं थी, जो उसकी छोटी बहन मायरा से काफी मिलती जुलती थी। रात के आकाश के नीचे की दुनिया स्थिर प्रतीत हो रही थी। केवल 2 धुंधली आकृतियां और एक गेंद ही हिल रही थी। नव्या, क्या तुम इतनी देर तक यहाँ बाहर खेलती रहोगी? अगर तुम जल्दी वापस नहीं लौटी तो क्या तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं होंगे? आर्यन ने उससे पूछा, जब उसने देखा कि वह लगभग पूरे दिन से उसके साथ बाहर खेल रही है। कोई बात नहीं, नव्या हमेशा यहाँ अकेले खेलती रहती है, इसलिए उन्हें इसकी आदत हो गई है। नव्या के इन शब्दों ने आर्यन के मन में उसके प्रति दया और बढ़ा दी। नव्या, क्यों ना हम खेलना बंद करके थोड़ा आराम करें और मैं तुम्हें कुछ और कहानियां सुनाऊं? कहानियां? जादुई शब्द सुनते ही नव्या की आंखें रात के आकाश में तारों की तरह चमकने लगी और वह तुरंत पेड़ के पास बैठ गई। आर्यन उसके पीछे पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया। आज मैं तुम्हें जो कहानियां सुनाने जा रहा हूँ वे मेरे वतन की परियों की कहानियां हैं। परियों की कहानियां, जैसे पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं? खैर, बिल्कुल नहीं। परियों की कहानियां किंवदंतियों की तरह नहीं होती, बल्कि मनोरंजन के लिए लिखी गई छोटी कहानियां होती हैं। वे पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं, इसलिए वे वास्तविक नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है? नव्या की मासूमियत देख आर्यन मुस्कुराया। जब तुम इसे सुनोगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आर्यन ने उसे पृथ्वी की प्रसिद्ध और शास्त्रीय परियों की कहानियां सुनाना शुरू किया, जैसे कि एक लड़की जिसे जहर दिया गया और वह एक राजकुमार के चुंबन से जाग उठी, समुद्र की जल परियां और लहरों से लड़ते समुद्री डाकू। हालांकि आर्यन ने इन कहानियों को कई वर्षों से नहीं सुना था, फिर भी वह उन्हें स्पष्ट रूप से याद कर सकता था और नव्या का खूब मनोरंजन कर रहा था। ये लो, क्या ये सब नश्वर है? नव्या ने अचानक उससे पूछा। मेरी जानकारी के अनुसार हाँ, ये पौराणिक जीवों के दुनिया पर राज करने या अमर प्राणियों द्वारा स्वर्ग को उखाड़ फेंकने की कहानियों जैसा बिल्कुल नहीं है। ये सामान्य है, फिर भी इससे बहुत मनोरंजन मिलता है। नव्या को यह नहीं पता था कि नश्वर प्राणी भी इतने मनोरंजक हो सकते हैं। क्या तुम्हारे पास नव्या को सुनाने के लिए और भी कोई परियों की कहानियां हैं? दुर्भाग्यवश मुझे बस इतना ही याद है, लेकिन मैं बाद में कुछ और बताऊंगा। ये देख, वो वादा है। नव्या चहक उठी। ये एक वादा है? आर्यन मुस्कुराया। ठीक है, तो अब नव्या के पढ़ने की बारी है। उसने वही किताब खोली जिससे वह उसे हेवन एज सीक्रेट आर्ट सिखाती थी। यद्यपि भाई आर्यन ने यह तकनीक सीख ली है, लेकिन आपने अभी तक इसमें पूरी महारत हासिल नहीं की है। हालांकि आपकी अद्भुत समझ के कारण नव्या को विश्वास है कि आप इसे बहुत जल्द सीख लेंगे। नव्या ने पढ़ना शुरू किया। इस बार आर्यन को शुरुआत में सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन बाद में चीजें गहरी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई ऐसी कहानी सुन रहा हो जिसका कथानक जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे और अधिक रहस्यमय और गंभीर होता जाता है। केवल 1 दर्जन पन्नों की उस किताब को पढ़ने में नव्या को लगभग 1 घंटा लग गया। जब उसका काम समाप्त हो गया तो उसने आर्यन की ओर देखा। वह आंखें बंद करके स्थिर बैठा था, मानो वह किसी समाधि में हो। भाई आर्यन सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। नव्या ने मन ही मन बुदबुदाया। जो बात दूसरों को समझने में कई प्रयास लगते हैं, आप उसे केवल एक बार में समझ लेते हैं। जो बात सीखने में दूसरों को कई साल लग जाते हैं, आप उसे कुछ ही घंटों में सीख लेते हैं। आप आखिर हैं कौन? तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। हेवन से सीक्रेट आर्ट के प्रति आपकी समझ में वृद्धि हुई है।
तकनीक का लेवल बढ़कर 2 हो गया है। आपने सीखा हेवन स्प्लिटिंग सोर्ड तकनीक। हेवन स्प्लिटिंग सोर्ड तकनीक रैंक दिव्य लेवल। एक डिटेल 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी की खपत करता है। सक्रिय करने के लिए तलवार का होना आवश्यक है। प्रकाश का एक स्तंभ बनाता है जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। जब आर्यन ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो नव्या उसकी गोद में सिर रखकर आराम कर रही थी और सुबह का सूरज क्षितिज में झांक रहा था। क्या सुबह हो गई है? अरे, आप जाग गए? भाई आर्यन, नव्या उठी और उससे पूछा, क्या आपने ज्ञानोदय के दौरान कुछ नया सीखा? हाँ, मैंने हेवन स्प्लिटिंग सोर्ड तकनीक सीख ली है। नव्या ने अपनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी करके उसकी ओर देखा। शाबाश भाई आर्यन, लेकिन तुम्हारी साधना शक्ति अभी कम है, इसलिए तुम इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसमें 10,000 ऊर्जा की आवश्यकता है और तुम्हारे पास अभी 5,010 है। क्या यह वही ऊर्जा है जो मैं साधना करते समय अवशोषित करता हूँ? आर्यन ने पूछा। नव्या ने सिर हिलाया। नव्या ने समझाया, आपकी खर्च हुई ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी, इसलिए आपको हर बार साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसमें समय लगता है और इससे आपकी साधना धीमी हो जाएगी। यदि ऊर्जा बहुत कम हो जाए तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और आप बेहोश भी हो सकते हैं। आर्यन को व्यवस्था समझ आ गई। शुक्रिया नव्या, अगर तुम न होती तो मैं अभी भी बिल्कुल अनजान होता। नव्या ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। भाई आर्यन, कृतज्ञता शब्दों से नहीं, कार्यों से दिखाई जाती है। इसी बीच खेल की पहली विश्वव्यापी घोषणा के बाद से ही दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। धनी कंपनियों ने आर्यन की पहचान जानने की छानबीन शुरू कर दी थी। कल्टीवेशन ऑनलाइन में गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि बिना अनुमति के कोई किसी का नाम नहीं देख सकता था। इंटरनेट और गेम फोरम पर लोग आर्यन की जानकारी के लिए असली पैसे लुटाने लगे थे। आज के दौर में पेशेवर गेमर्स को बड़ी हस्तियों से भी अधिक सम्मान प्राप्त था। कुछ तो हर महीने लाखों की कमाई कर रहे थे। दुनिया की आधी आबादी अब वर्चुअल गेमर बन चुकी थी। कुछ घंटों तक बिना पसीना बहाए गेंद फेंकने के बाद आर्यन अचानक रुक गया। इस नन्ही बच्ची में कितनी जबरदस्त सहन शक्ति है। हम घंटों से खेल रहे हैं, फिर भी इसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं है। आर्यन पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ? क्या आपको फिर से थकान महसूस हो रही है? नव्या ने पूछा। मेरी बहन मुझे बुला रही है, खाने का समय हो गया है, आर्यन ने कहा। नव्या का चेहरा एकदम उदास हो गया। नव्या को अकेला मत छोड़ो, वह लगभग रोते हुए बोली। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया। मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने जरूर आऊंगा, वादा करता हूँ। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मैं 10,000 सुइयां निगल लूंगा। लगाओ। आर्यन वापस अपने अंधेरे कमरे में आ गया। सूप पीने और मायरा द्वारा शरीर की सफाई के बाद आर्यन ने फिर से हेडसेट पहना। भाई आर्यन, आप सचमुच वापस आ गए। नव्या उसे देखते ही खुशी से खड़ी हो गई। वादा जो किया था नव्या, चलो खेलते हैं। आर्यन के आगे बढ़ते ही नव्या उस जगह को देखती रही। अचानक उसका शरीर एक सुंदर प्रकाश से जगमगा उठा और वह जुगनुओं की तरह बिखर कर बादलों की ओर गायब हो गई। बधाई हो, खिलाड़ी आर्यन ने दुनिया का पहला हिडन क्वेस्ट पूरा कर लिया है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पाठकों के लिए विशेष संदेश, अगर आर्यन और नव्या का यह रहस्यमयी जुड़ाव आपके दिल को छू गया तो इस रोमांचक मोड़ पर कहानी को 5 स्टार रेटिंग और अपना कीमती कमेंट जरूर दें। आगे के एपिसोड सुनने के लिए पॉकेट एफएम पे सर्च करो वर्चुअल ऑनलाइन कल्टीवेशन स्टोरी। पूरी फ्री है और 120 प्लस ऐप अब तक अपलोड हो चुके हैं और इसके 2500 प्लस ऐप हैं। तो जल्दी से जाके सुनो और 5 स्टार रेटिंग।